हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 105 का यूनिट 8। ठीक है जी। तो इसका नाम है डीकोलोनाइजेशन एंड द स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है और डेवलपिंग वर्ल्ड में कैसी स्टेट है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, कॉलोनी बनाना। ब्रिटेन की कंपनी थी जो कि हमारे ऊपर रूल रखी थी कितने साल तक, 200 साल तक। तो उस लाइन को कॉलोनाइजेशन ही तो बोलते हैं, है ना, कि उन्होंने कॉलोनी बना के रखा। डीकोलोनाइजेशन उनका जो यहाँ पे कंट्रोल था उसका एंड हो जाना, उसको बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। ठीक है जी। अब जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, 3 तरह की कंट्रीज होती है। एक तो होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग, एक होती है अंडर डेवलप। अंडर डेवलप जहां की इकोनॉमी बिल्कुल बहुत ही कम होती है, ठीक है, वहां पे विकास इतना नहीं होता है, वो होती है आपकी अंडर डेवलप। डेवलपिंग कंट्री जो अभी थोड़ा विकास अपने यहाँ पे कर रही है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। डेवलप जहां पे विकास हो चुका है, ठीक है, जहां पे डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे यूएसए, रशिया, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कैसी स्टेट है किसके अंदर, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, वो आप देखने वाले हो। ठीक है जी। तो कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, पहले तो आपको ये बताया जाएगा डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स क्या होते हैं, डीकोलोनाइजेशन का कैसा प्रोसेस था लैटिन अमेरिका में, डीकोलोनाइजेशन कैसे होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या सिस्टम था, और कैसी स्टेट है किसके अंदर, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। उनके कुछ फीचर्स की बात करोगे, जैसे ऑटोनॉमी ओवर डेवलप्ड स्टेट एंड कंट्रोल ऑफ द मेट्रोपोलिस। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से। वैसे इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है और ना ही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मुझे तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, जो चीजें सीखने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, डीकोलोनाइजेशन आपका रिफर करता है हिस्टोरिकल पीरियड से भी और एक प्रोसेस से भी। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड जो कि क्रॉसपॉन्ड था किसके, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी वो रहा। ठीक है, न्यूमरियस वे से बहुत सारी ऐसी नेशन थी, स्टेट थी, जैसे कि एशिया की बहुत सारी कंट्रीज थी, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज थी, जिनके ऊपर कंट्रोल था किसका, यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, यूरोप की कंट्री वहां पे अपना एम्पायर बना के रखी थी, तो उनसे जब उनको इंडिपेंडेंस मिलती है तो अपना वो जब एक नया देश बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन क्या करता है, ये डायरेक्ट जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, ठीक है, हर एक तरह का, ठीक है, सभी प्रकार का जितना भी कंट्रोल था कॉलोनाइजिज्म का, ठीक है, मतलब जो यूरोप की कंट्रीज थी, तो उन्होंने जिस भी तरह का कंट्रोल बना के रखा था, वो इकोनॉमिक हो, वो पॉलिटिकल हो, वो एजुकेशनल हो, कोई भी अदर फॉर्म का उनका जितना भी कंट्रोल था उसको क्या करता है, एंड करता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, जब नई नई कंट्रीज क्या हो रही थी, न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही थी, किसके रूल से, कॉलोनी से। ठीक है, वो अब क्या हो रही थी, वो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही थी, पहले जो कंट्रोल था उनका वो क्या हो रहा था, वो एंड हो रहा था। ठीक है, जो ब्रिटेन था, पोर्तुगीज था, ठीक है, इनका जो पहले कंट्रोल था वो खत्म हो जाता है और वो अपना एक नया देश बना लेते हैं, उसको बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। ठीक है जी। अब न्यू कॉलोनिज्म क्या होता है, न्यू कॉलोनिज्म मतलब कंटिन्यू रहना, मतलब कि तुमने इंडिपेंडेंट तो ले लिया है, लेकिन अभी भी जहां पर तुमने अपना कंट्रोल बना के रखा था, अभी भी वहां पे तुम्हारा क्या है, इन्फ्लुएंस कंटिन्यू है उन एरियाज के अंदर। ठीक है, वो होता है न्यू कॉलोनिज्म। ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन और न्यू कॉलोनिज्म समझ में आ गया। ओके, क्या क्या कॉजेज है। अब जब डीकोलोनाइजेशन हुआ था तब लोगों ने क्या करा था, मतलब उसका कॉजेज क्या होता है, तो जब उन्होंने अपनी यहाँ पे आके अपना रूल्स बनाया, ठीक है भाई, लोगों ने उसका विरोध करा। ठीक है, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म ग्रो हुआ। क्या हुआ, नेशनलिज्म आया लोगों के अंदर कि देखो जी, हमारा अपना एक अलग देश बनने का है, हम बाहरी लोगों से अपना कंट्रोल नहीं करा सकते।
ठीक है। तो क्या होता है, नेशनलिज्म जागरूक होता है लोगों के अंदर। लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। जो वो अपना यहाँ पे आगे कंट्रोल बना के रखे थे, अपना जो डोमिनेशन बना के रखे थे, उसके अगेंस्ट लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। ठीक है। और यही क्या यहाँ से क्या होता है, नेशनलिज्म डेवलप होता है, राइज होता है 19th सेंचुरी में। ठीक है। किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट। ठीक है। अब क्या होता है, डाइवर्स टर्मिनोलॉजी, मतलब इसको अलग अलग टर्म से बोला जाता है। इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी बोला जाता है कभी कभी, इनको पोस्ट कॉलोनियल भी बोला जाता है, और साउथ, ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, इसलिए क्योंकि देखो थर्ड वर्ल्ड तो इसलिए बोला जाता है, पूरा जो वर्ल्ड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। ठीक है जी। लेकिन इंडिया जैसी बहुत सी कंट्री थी जो ना यूएसए के हिस्से में जाना चाहती थी, ना यूएसएसआर का पार्ट बनना चाहती थी, वो गई थी नैम में। ठीक है। वो चाहते थे कि देखो हम तो 200 साल तक वैसे ही कंट्रोल में रहे हो, और अब हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते, अब हम अपना कंट्रोल किसी से नहीं कराना चाहते। ठीक है। तो जो ना यूएसए के हिस्से बनी, ना यूएसएसआर की, ठीक है, वो आई हमारी थर्ड वर्ल्ड के अंदर। तो उसके अंदर ज्यादातर कौन सी थी, कंट्रीज थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी। ठीक है। तो उनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, पोस्ट कॉलोनियल से भी जाना जाता है, ग्लोबल साउथ से भी जाना जाता है। ग्लोबल साउथ क्यों, क्योंकि देखो अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज है, एशिया की बहुत सी कंट्रीज है, सब जो साउथ वाला है पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो साउथ वाला हिस्सा है ना, उसी को कंट्रोल करके रखा किसने, यूरोपियन कंट्रीज ने। ठीक है। अब उनको ही तो कंट्रोल करा है, उन्होंने ही तो डीकोलोनाइजेशन किया अपने वहां पे, तो इस नाम से भी उनको बोला जाता है। ठीक है जी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, नेशनलिज्म मूवमेंट आते हैं, बहुत से ज्यादा ऐसे आंदोलन स्टार्ट होते हैं किसके अगेंस्ट, कॉलोनीज, जो कॉलोनी बना के रखे थे यूरोपियन कंट्रीज, उनके अगेंस्ट। ठीक है। जो चैलेंज करते हैं उनके रूल को, वो कहते हैं कि बहुत हो गया है तुम्हारा, अब हम नहीं इसको झेलेंगे। ठीक है। और इस मूवमेंट के बाद वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस भी ले लेते हैं। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद आप देखो दो तरह के मूवमेंट हुआ करते थे। ऊपर हमने देखा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट उभरते हैं किसके अंदर, जो एरिया के अंदर कंट्रोल था उनका। ठीक है जी। अब क्या होता है, जो वहां पे मूवमेंट था वो दो तरीके का था, एक तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट, एक था लिबरेशन मूवमेंट। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट कर रहे थे वो बोल रहे थे देखो जी हमको तुम्हारा कंट्रोल नहीं चाहिए, जो तुमने अपनी पॉलिटिकल पावर बना के रखी है वो यहाँ से हटा के अपने देश में लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। जो लिबरेशन मूवमेंट था वो कह रहे थे जी सुनो, पॉलिटिकल कंट्रोल तो चाहिए ही नहीं, उसके साथ साथ तुमने सोशल, इकोनॉमिक, जितना भी अपना सिस्टम यहाँ पे बना के रखना है, अपना जो कंट्रोल यहाँ पे बना के रखना है, सबको हटाओ, सबको लेके जाओ यहाँ से, हमको आजादी चाहिए, फुल्ली आजादी चाहिए, ये लोग बोलते हैं। ठीक है। तो दो तरह के मूवमेंट वहां पे हो रहे थे। ठीक है। तीसरा, मार्क्सिज्म क्या कर रहा था, वहां पे अपील किया जा रहा था। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 के अंदर रशिया के अंदर। ठीक है जी। अब कॉलोनी कौन बना के रखा था, यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप की हाथ से ज्यादा कंट्री किसकी साइड थी, वेस्ट की साइड थी। ठीक है। अब वेस्ट किसका दुश्मन था, रशिया का। रशिया नहीं चाहता था कि वहां पर लिबरलाइजेशन आए, वहां पे इनका कंट्रोल रहे ज्यादातर, तो वो क्या करता था, वो सपोर्ट करता था। जब ये मूवमेंट करते थे, जब ये स्ट्रगल करते थे किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज के, उस कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट, तो वो वहां पे साथ दिया करता था। ठीक है। रशिया की देखो हम दिलाएंगे तुमको फ्रीडम, हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है। उनको अनकरेज किया करता था कि लो भाई करो विरोध, यहाँ से हटाओ इनको। ठीक है। तो ये सब हुआ करता था किसके अंदर, कॉलोनाइजेशन के अंदर। अब कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसा रहा है, सॉरी डीकॉलोनाइजेशन का, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही थी कंट्री, उनका प्रोसेस क्या था। अब जो कंट्रीज थी जिनके ऊपर पावरफुल नेशन कंट्रोल कर रहे थे, वो कैसे इंडिपेंडेंट होती है, वही आपको यहाँ पे समझाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की कि जो ये प्रोसेस रहा था डीकोलोनाइजेशन का, वो हमेशा पीसफुल नहीं रहा था कि आपने सत्याग्रह करा, आपने आंदोलन करे पीसफुल तरीके से तो आपको फ्रीडम मिल गई, नहीं।
हर जगह ये नहीं था, बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, तब जाके उनको क्या मिलती है, आजादी मिलती है। ठीक है जी। बहुत सी कंट्रीज थी जो उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी बिना किसी वायलेंस के, उन्होंने शांति से क्या ले ली थी, इंडिपेंडेंस ले ली थी, आजादी उनको मिल गई थी। लेकिन कुछ लाइक फ्रांस की, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी किसके अंदर, अफ्रीका के अंदर, जिन्होंने पीसफुली बोला और उन्होंने नेगोशिएट करके और बोला कि चलो भाई ठीक है, हम तुमको फ्रीडम देता है। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे किसकी हेल्प में, उन देशों को इंडिपेंडेंट करने में। ठीक है। उन देशों को आजादी दिलाने में। ठीक है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत हेल्प कर रही थी। ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी कॉलोनीज थी जैसे कि जो अचीव करती है इंडिपेंडेंस इस वजह से, जैसे नामिबिया हो गई वेस्ट एशिया के अंदर। ठीक है। और साउथ अफ्रीका हो गई जो कि पीसफुली मिल जाती है। लेकिन कुछ जगह पर पोर्टुगीज की कॉलोनीज थी। ठीक है। अब कौन सी वाली, हमारी जो ये फ्रांस की और जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी अफ्रीका के अंदर, वो उन्होंने तो पीसफुली दे दिया उनको आजादी। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहां पे पोर्टुगीज की कॉलोनीज थी अफ्रीका के, जैसे कि एंग्लो, ठीक है, और मोजाम्बिक, ठीक है, और जिनिया, ठीक है, जिनिया और बिसाओ। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत टाइम तक वायलेंस स्ट्रगल चलता है, बहुत टाइम तक बहुत ज्यादा क्या होता है, वायलेंस होता है, लोग लड़ाई करते हैं बहुत ज्यादा। और तो और इनको इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं मिली। 1974 तक ये क्या करते रहे, रेवोल्यूशन पे क्रांति करते रहे, तब जाके इनको क्या मिलती है, आजादी मिलती है। अल्जीरिया की बात करें तो जहां पे फ्रांस की कॉलोनीज थी, उनके लिए भी काफी ज्यादा टफ था उस समय पर इंडिपेंडेंस लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा 7 साल तक वहां पे क्या चले, आर्म स्ट्रगल चले, लोगों ने विरोध करा उसका, लोगों ने हथियार उठाए। ठीक है। आर्म स्ट्रगल चला बहुत ज्यादा 1954 से लेके 1961 तक, तब जाके उनको क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जिनको पीसफुल मिल गया था, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्री थी जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पर आजादी मिली। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका की बात करें जहां पे स्पेनिश और पोर्टुगीज की कॉलोनीज थी। ठीक है। इसके अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर। ठीक है। 19वीं सेंचुरी में ये क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करते हैं, क्रांति करते हैं लोग, और उसके बाद इनको आजादी मिल जाती है। ठीक है। 1825 के अंदर स्पेन के बहुत सारे एम्पायर थे जो लैटिन अमेरिका से अपना जो रूल था वो खो रहे थे। ठीक है। अब क्या होता है, लैटिन अमेरिका में जब स्पेन के एम्पायर खत्म हो रहे थे, वहां से उनका रूल हट रहा था, तो वहां पर 17 सेपरेट नए नए देश बनते हैं। ठीक है। क्यूबा और पुर्तो रिको। ठीक है। जहां पर स्पेनिश का रूल था। ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब यूनाइटेड नेशन वहां पे जो क्यूबा के लोग थे, जब वो फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, जब वो फाइट करते हैं इन कॉलोनीज के अगेंस्ट, ठीक है, इनके रूल के अगेंस्ट, तो वहां पर यूएसए इनका साथ देता है। यूएसए बोलता है क्यूबा से कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमको आजादी दिलाऊंगा। ठीक है। लेकिन उसको आजादी तो मिल जाती है 1898 के अंदर, लेकिन यूएसए फिर वहां पे क्या करता है, अपना डोमिनेशन जमा लेता है। ठीक है। इकोनॉमिक डोमिनेशन वहां पे जमा लेता है। ठीक है। अब इस कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग सी बात है। देखो, पिछले चैप्टर में हमने सोशलिस्ट मूवमेंट पढ़ा था। ठीक है। सोशलिज्म पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्यूबा का देखा था। क्यूबा एक सोशलिस्ट कंट्री है। वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने रिवोल्यूशन करा, जिसको लीड कर रहे थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन करा, जहां पे लीड कर रहे थे कौन, फिडेल कास्ट्रो। ठीक है। और वो कब हुआ था रिवोल्यूशन, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। अब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि हाँ, यूएसए के अगेंस्ट किया था, तभी तो उन्होंने सोशलिस्ट वहां पे अपने वहां पे आइडियोलॉजी जमा के रखी। ठीक है। तो उससे पता चलता है कि पहले वहां पे स्पेनिश रूल था, फिर यूएसए ने अपना कंट्रोल कर लिया, फिर यूएसए के बाद उन्होंने क्रांति करी, और क्रांति कब करी वो मुझे आप बताओगे। ठीक है। अब हम कुछ एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज की बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो डीकोलाइजेशन के बाद बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी, इंडो चाइना, डच इंडोनेशिया, ब्रिटेन मलाया, ठीक है, इटालियन ईस्ट अफ्रीका, जो कि बहुत ज्यादा
डिस्ट्रीब्यूशन रहा था उनका, ठीक है, और एनिमी भी रही थी वो वॉर के टाइम पर। तो जापानीज क्या करती है, जो जापानीज का ऑक्यूपेशन था साउथ ईस्ट कंट्रीज पे, जो जापान था उसने अपनी कॉलोनी बना के रखी थी। अब होता क्या है कि उसके बाद जब उनकी कॉलोनी बना के रखी थी वहां पे उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि देखो अपना यहाँ से रूल लेकर जाओ, हमको अपना नया देश चाहिए, ठीक है। इंडोनेशिया और वियतनाम ये क्या करते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन हार जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं क्या, इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन लीड कर रहा था, कॉलोनी रूल्स, ठीक है, फ्रांस, डच, जो कि अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के, वो यहाँ पे साथ देते हैं इंडोनेशिया को, वियतनाम की, कि देखो हाँ हम आपके साथ देंगे, देखो कैसे पॉलिटिक्स चल रही है। इंडिया की सबको पता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक आउटकम था ये। यहाँ पे कौन लीड कर रहा था, यहाँ पे लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर कौन थे, महात्मा गांधी थे, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिपेंडेंस के अंदर। यहाँ पे हमको जो इंडिपेंडेंस मिली है वो नॉन वायलेंस से मिली है, नॉन कॉपरेशन से मिली है, कि हमने उनका साथ नहीं दिया, हमने उनके साथ कोऑपरेट नहीं करा, ठीक है, और काफी पीसफुल तरीके से मूवमेंट करे, तब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। अफ्रीकन की इंडिपेंडेंस बोले तो घाना, जो कि आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, जिसको गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, नामिबिया, ठीक है, जहां पर काफी ज्यादा क्या चलता है, इंडिपेंडेंस, जिन्होंने अफ्रीकन इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इनको ये अचीव करता है डोमिनेशन स्टेटस कब, कॉमनवेल्थ इन 1957 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है घाना को, ठीक है। यहाँ पे एक नया रूलर आता है, नुकुरमुह, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जो नाइजीरिया है वो फुली इंडिपेंडेंट होता है कब, 1960s में। देखो इसका जो ये स्टोरी है ना, ये आपको मिलेगा क्लास 9th की, क्लास 9th की उसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर तो बन जाता है, लेकिन उसके बाद अपना मतलब एक तरीके से डोमिनेशन बना के रखता है, ठीक है। वहां पे लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं देता, इतना राइट्स नहीं देगा, तो लोग फिर से वायलेंस करते हैं, लोग फिर से रिवोल्ट करते हैं, फिर वो अपने वहां पे डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा ये ऐसा रीजन है ना कि यहाँ पे चलता ही रहता है तहस महस। साउथ अफ्रीका और नामिबिया की बात करें, साउथ अफ्रीका सबको पता है, क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा। साउथ अफ्रीका जहां पर डच की और ब्रिटिश की कॉलोनीज बनी हुई थी, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लोगों को सिर्फ उनके राइट्स ही नहीं दी जा रही। यहाँ पे एक नया तरीका डिस्क्रिमिनेशन चलता था, एक भेदभाव चलता था, जिसको अपार्थाइड सिस्टम बोलते थे। ब्लैक और व्हाइट का सिस्टम, ब्लैक लोगों को राइट्स, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होती है वो भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक नई पार्टी आती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको लीड करे थे नेल्सन मंडेला, हर कोई जानता है, ठीक है। ये क्या करती है, इनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है काफी ज्यादा, और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने यहाँ पे थोड़ा और मूवमेंट करते हैं, फिर उसके बाद इनको क्या होता है, आजादी मिल जाती है 1994 के अंदर, ठीक है। नामिबिया जो कि जर्मन कॉलोनी के रूल में थी, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका के कंट्रोल में, साउथ अफ्रीका के उसमें थी, लेकिन ये भी काफी टाइम बाद इसको भी क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिल जाता है। जब ये लॉन्ग स्ट्रगल करती है, बहुत ज्यादा लड़ाई इनको करनी पड़ती है, तब जाके इनको जर्मन से क्या मिलती है, आजादी मिलती है, ठीक है। अब कैसी स्टेट है इसके अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो अभी अपने यहाँ पे विकास कर रही है, वहां पे स्टेट कैसी है, तो यहाँ पे बताया जाता है कैसी स्टेट है, मतलब नेचर बताया जाता है स्टेट का किसके अंदर, डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। पोस्ट कॉलोनिज्म इरा के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। तो ये हाईलाइट करता है 3 फ्रेमवर्क, ठीक है, आपको समझाने के लिए 3 फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक लिबरल, एक मार्क्सिस्ट, एक डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। 3 तरह की आपको स्टेट मिलेगी कहाँ पर, डेवलपिंग वर्ल्ड में। पहली होती है लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी बोलती है कि जो गवर्नमेंट है ना वो न्यूट्रल रहनी चाहिए, ठीक है। वो सोसाइटी के अंदर जितने भी ग्रुप है उनकी तरफ वो क्या रहे, न्यूट्रल रहे, वो किसी का एक ग्रुप का साथ ना दे, ठीक है, वो किसी एक ग्रुप को प्रिविलेज ना बना के रखे, ठीक है। देन उसके बाद जो लिबरल थ्योरी है वो क्या बोलती है, जो अलाइड ग्रुप है ना वो डोमिनेशन, उनको पता है कि जो अलाइड ग्रुप है वो स्टेट की एजेंसीज के ऊपर अपना डोमिनेशन बना के रखेंगे, लेकिन वो आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्क है जहां पर जो स्टेट है ना वो सभी के लिए काम करती है, वो ऑल ग्रुप जितने भी सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ठीक है।
और ये बात करती है कि जो ट्रेडिशनल एग्रीगेशन सोसाइटी है उनको मॉडर्न इंडस्ट्रियल वंस में चेंज करे। ठीक है, मार्क्सिस्ट का क्या फ्रेमवर्क है? मार्क्सिस्ट बोलते हैं देखो स्टेट बोल रहे हो ना तुम न्यूट्रल रहे, वो बोलते हैं स्टेट न्यूट्रल ना रहे। ठीक है, स्टेट क्या करे? इंटरेस्ट जो डोमिनेंट क्लास है ना उसके इंटरेस्ट को सर्व करे। ठीक है, जो वो चाहती है उसको करे कौन? स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट वो करे। वो बोलती है कि जो सरकार है ना, सॉरी मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो सरकार है वो एक इंस्ट्रूमेंट है इस डोमिनेंट क्लास का। ठीक है, और ये डिपेंड होता है कि तुम्हारे वहां पर किस तरह का नेचर है, किस तरह की जो लेबर है उनको डिवाइड किया गया है सोसाइटी के अंदर। जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट की राइटिंग है वो प्राइमरी फोकस करती है डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज के ऊपर, तो फुली आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि स्टेट थर्ड वर्ल्ड में कैसा होगा। ठीक है, तो इतना ही इसमें नहीं बताया गया है। डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें तो डिपेंडेंसी थ्योरी बोलता है कि देखो जी ये जो डोमिनेशन रहा है किसका? डेवलप इंपेरिकल पावर का, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस मिल गई, आजादी मिल गई, तब भी उसके बाद तुम्हारा जो कंट्रोल है वो रहना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? डिपेंडेंसी थ्योरी। वो बोलते हैं ये ना तुम्हारी इकोनॉमी को क्या करके रखता है? इंटीग्रेट करके रखता है। ठीक है, किसके साथ? डेवलप कंट्रीज के साथ ये इकोनॉमिकली डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए तुमको क्या करना है? इंटरेस्ट को सर्व करना है, जो बड़ी बड़ी पावर्स है, जो बाहर की पावर है उनको। ठीक है, तो तीन फ्रेमवर्क, लिबरल, मार्क्सिस्ट और डिपेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद कुछ फीचर्स की बात करें तो ओवर डेवलप स्टेट बोला जाता है कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे जो कॉलोनीज का रूल है वो तो खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन आज भी चीजों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कॉलोनीज पावर ना होने के कारण भी वो आज भी क्या करते हैं? वहां के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी की बात करें तो वेस्टर्न जो कंट्रीज है जहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो डोमिनेंट क्लास रही है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी जो क्या करती है? डोमिनेशन को एंजॉय करती है, ऑटोनॉमी को एंजॉय करती है। कहां पर? कंट्री के अंदर। ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती है? सेंट्रल रोल प्ले करती है, तो ऑटोनॉमी किसी एक ग्रुप की दिखती है। ठीक है, कंट्रोल मेट्रोपोलियन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो आज भी इकोनॉमिकली डिपेंड है। ठीक है, वो बोल रहे हैं आजादी तो मिल गई है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई है इनको कॉलोनियल रूल से, लेकिन आज भी ये बाहरी और इनडायरेक्टली क्या है? इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली क्या है? डिपेंड है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ फीचर्स वहां की स्टेट के। ठीक है, तो तीन थ्योरीज देखना है, फिर उसके बाद फीचर्स देखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोसेस देखा था और डिकोलाइजेशन की बात करी थी, तो पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पीवाईक्यू देखें तो पहला क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द डिकोलाइजेशन प्रोसेस। डिकोलाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करिएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। डिकोलाइजेशन क्या होता है, डिकोलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, देन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कंट्रीज का एग्जांपल भी दे सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट नोट लिखिएगा 200 वर्ड में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट। ओवर डेवलप्ड स्टेट अभी देखा था कि वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर? डेवलप्ड स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और काफी ज्यादा बोल रहे हैं कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमको लिंक नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। देखो क्या हुआ था कि मेरे ग्रुप में उल्टे सीधे कोई भी ऐसे मतलब अभी कोई भी ऐड किए जा रहा था अपने आप को। ठीक है, अलग अलग यूजर से और उल्टे सीधे मैसेज कर रहा था, तो इसलिए मैंने ग्रुप को प्राइवेट कर दिया था। ठीक है, बीच में अब फिर मैंने पब्लिक कराया तो उसका लिंक चेंज हो चुका है। जो पहली वाली वीडियोस के ऊपर लिंक था उससे ना ज्वाइन करके आप इसी लिंक से ज्वाइन करें। ठीक है, अब मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, तो बाय।